नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। सभी भाइयों बहनों को गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के साथ में। दोस्तों, यदि कोई भी भाई बहन सीटेट एग्जाम दे रहा हो, यूपी टेट, केवीएस, हरियाणा टेट, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक एक प्रश्न बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे तरीके से समझते चलिएगा और साथ में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालते चलिए। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, बहुत ही कम समय बचा है आपके एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा और आपको बिल्कुल इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पढ़ाई में अपना मन लगाइएगा। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला ही प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि सरल वाक्य का है ऑप्शन, यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि इच्छावाचक वाक्य का है, यह मिश्र वाक्य का है, और ऑप्शन चौथा कह रहा है कि आज्ञावाचक वाक्य का है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल हम तभी आगे बढ़ेंगे जब इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो बिल्कुल तब तक आप कमेंट कीजिएगा, तब तक मैं यहाँ पर आपको वाक्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को बताता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो हमारा सही आंसर चला जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन तीसरे के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। अब देखिए, जो रचना की दृष्टि से वाक्यों को देखते हैं हम, तो रचना की दृष्टि से वाक्य कुल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला वाक्य होता है सरल वाक्य। ठीक है, पहला वाक्य होता है सरल वाक्य, जो दूसरा है वो होता है संयुक्त वाक्य, और जो तीसरा होता है वो है मिश्र वाक्य। तो समझना है आपको कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं। 1 नंबर, मैं गारंटी लेता हूं इस प्रश्न की, 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। सरल वाक्य से या तो मिलेगा, या फिर संयुक्त वाक्य से, या फिर मिश्र वाक्य से। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। यदि देखिए, पहले समझते हैं हम सरल वाक्य को। देखिए, साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा ये वाक्य को समझने का, कि आप कैसे समझेंगे कि इसमें मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य। तो ट्रिक भी बताऊंगा और साथ में परिभाषा के साथ में बताऊंगा। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। पहले कह रहा है कि सरल वाक्य। तो देखिए, जब भी किसी वाक्य में आपको एक कर्ता और एक क्रिया नजर आए, एक कर्ता और एक ही क्रिया नजर आए, तो उस वाक्य को आप सरल वाक्य लगा दीजिएगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य की बात आती है। यदि देखिए 2 स्वतंत्र वाक्य दिए गए हों वाक्य में, यदि 2 स्वतंत्र वाक्य दिए गए हों और दोनों को जोड़ने का कार्य कोई संयोजक कर रहा हो, समझिएगा संयोजक क्या होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं और, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है, तब, यदि इस प्रकार की, जैसे मान लिया मैंने और मिल गया, तथा मिल गया, लेकिन मिल गया, किंतु मिल गया, परंतु मिल गया, तब मिल गया। तो यदि आपको इस प्रकार के शब्द किसी 2 वाक्यों के मध्य में नजर आते हैं जो जोड़ने का कार्य कर रहे हो 2 वाक्यों को, तो आप बिल्कुल वहां पर संयुक्त वाक्य आंसर लगा दीजिएगा। बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है मिश्र वाक्य की। थोड़ा सा मेरे पास में यहाँ पर स्थान थोड़ा सा कम है, समझ लीजिएगा। मिश्र वाक्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तीनों वाक्यों में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वाक्य। तो पहले हम ट्रिक समझेंगे इसकी, कैसे आप पहचानेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो जो आपका की है यहाँ पर, इसी के माध्यम से आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। अब देखिए, जब भी किसी आपको वाक्यों के मध्य में की शब्द, जैसे कि, ज्यों की, त्यों की, तथापि, यद्यपि, ठीक है, क्योंकि, लिख लीजिएगा, हो सके नोट कर लीजिएगा, मेरे पास स्थान थोड़ा सा कम है यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा यदि तो, यदि इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां पर बिल्कुल मिश्र वाक्य लगा दीजिएगा। आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अब ये तो समझा हमने
ट्रिक कि यदि आपको यदि तो मिलता है, क्योंकि मिलता है, की लगा मिलता है, जैसे कि मिलता है, ज्यों की मिलता है, यद्यपि मिलता है, तदापि मिलता है, तो वहां पर आप मिश्र वाक्य लगाएंगे। लेकिन देखिए इस प्रकार समझिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जब देखिए पहला वाक्य, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पिता ने समझाया, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मिटा देता हूं मैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब समझिएगा कि मिश्र वाक्य हम देख रहे थे। यदि देखिए कह रहा है कि पहला वाक्य और दूसरे वाक्य, तो जो पहला वाक्य होता है वो होता है आपका प्रधान वाक्य होता है, ठीक है। और जो उप वाक्य होते हैं वो प्रधान वाक्य पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, आधारित होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो देखिए जो उप वाक्य दिए गए हैं, तो यहां पर जो पहला वाक्य होगा वो तो होगा प्रधान वाक्य, और इसके साथ में कई उपवाक्य जुड़ सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए जो भी उपवाक्य जुड़े होंगे वो जो प्रधान वाक्य है उसके साथ में क्या है, उस पर आधारित होंगे। तो समझ जाइएगा कि वहां पर क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। चलिए देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाया है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए कह रहा है कि विरासत शब्द का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रकृति से प्राप्त, ऑप्शन दूसरा कह रहा है पुरखों से प्राप्त, तीसरा कह रहा है कि मित्रों से प्राप्त, या फिर मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो देखिए विरासत आपने कभी शब्द सुना है? यदि सुना होगा तो आपको मालूम होगा कि देखिए जो यदि आप गांव में रहते हो या फिर सिटी में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, तो कहते हैं कि उसके यार पुरखों से प्राप्त जमीन है, उसके पुरखों से मिला है, उसने क्या कमाया है। सुना है इस प्रकार का कभी शब्द? तो देखिए जो पूर्वजों से प्राप्त हो, जो पुरखों से प्राप्त होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विरासत कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है आज के, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते चलिएगा सभी प्रश्नों को। चलिए और देखिए जो भी भाई बहन बिल्कुल चैनल पर नया आ रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे। देखिए कोई भी भाई बहन यदि सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहा हो, रीट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो जरूर उसको इस वीडियो को सुझाइएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके, ठीक है, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। चलिए तो देखते हैं। कह रहा है कि देखिए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी को, तितली, त्यागपत्र, या फिर परीक्षा गुरु। तो कमेंट कीजिएगा, सही आंसर बताइएगा क्या होगा। बिल्कुल देखिए कमेंट, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर करेंगे आप, कमेंट करेंगे तो बिल्कुल देखिए जितने से जल्दी हो सके आप सीख जाएंगे। लेकिन कमेंट नहीं करेंगे तो आपको टाइम जरूर लगेगा। तो कमेंट करते चले कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन चौथे के साथ में यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है। इसको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। लाला श्रीनिवास, याद रखिएगा किसकी रचना है, लाला श्रीनिवास की। त्याग पत्र की बात आते हैं तो जैनेन्द्र का यदि आपसे पूछा गया प्रश्न है भाई कि जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो त्याग पत्र है, इसको याद रखिएगा। तितली की बात आती है तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, तितली है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जयशंकर प्रसाद की और भी मैं आपको यहाँ पर रचनाएं बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। कामायनी हो गई, जैसे पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की है। आंधी जो एक कहानी है जयशंकर प्रसाद की, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी, ये सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। चलिए कह रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है भाई, इसको भी याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट को, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। तो भट्ट जी की रचना कौन सी है, नूतन ब्रह्मचारी है, इसको याद रखना है आपको। देखिए यदि आपसे पूछा है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था, तो याद रखना है हिंदी प्रदीप पत्रिका। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि हिंदी प्रदीप पत्रिका किसके द्वारा, इसके संपादक कौन है, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी। और यदि इनकी उपन्यास की बात करते हैं, इनकी बालकृष्ण भट्ट की, तो एक फेमस उपन्यास है जो पूछा गया प्रश्न है यूपी टेट में, 100 अजान और 1 सुजान। नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए इसी क्रम में हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। चलिए
कह रहा है कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि व्याकरण का ज्ञान, दूसरा कह रहा है कि सुंदर लेख या फिर विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना चाहिए, या फिर रसायनों का ज्ञान होना चाहिए। तो क्या आप बताइएगा, जो प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं हम, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक है जो, क्या उसको रसायन का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, या फिर उसकी सुंदर लेख होना चाहिए जो लिखावट है, या फिर विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना चाहिए? तो कमेंट कीजिएगा, सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो देखिए, भाषा शिक्षक में क्या होना आवश्यक नहीं है बताना है आपको। तो ऑप्शन यहाँ पर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा कि रसायनों का होना, ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। ज्ञान हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आवश्यक नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए, भाषा शिक्षक में व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। जब तक उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसकी भाषा स्पष्ट नहीं होगी, ठीक है। कह रहा है कि सुंदर लेख होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। मान लीजिए कोई शिक्षक इस प्रकार से लिखता है, छोटा इस प्रकार से बनाता है, तो बच्चे क्या समझेंगे भाई, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं। जब तक भाषा शिक्षक की, जब तक शिक्षक की, गुरु जी की भाषा अच्छी नहीं होगी तब तक क्या बच्चे समझ पाएंगे उसको? आप किस प्रकार से प्रेरित करेंगे बच्चों को अच्छे लिखने के लिए? तभी तो करेंगे जब आपकी भाषा होगी, जब आप अच्छी लिखावट होगी, सुंदर लेख होगा आपका। चलिए, कह रहा है कि देखिए, तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, पढ़ाते वक्त किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है ये भी ज्ञान होना चाहिए। बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर यदि कोई शिक्षक शिक्षण विधि चुनता है तभी वो एक सफल शिक्षक माना जाएगा। मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन चौथे के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ऑप्शन पहला कह रहा है कि संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, या फिर संबंध कारक। तो बिल्कुल कमेंट करें, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो देखिए, कह रहा है कि चूहा बिल से बाहर निकला में आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो देखिए, से अलग होने के अर्थ में यहां पर आपको दिख रहा है कि चूहा बिल से बाहर निकला। यदि कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही हो, जैसे मैं बोलता हूं कि देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, राहुल घर से बाहर जा रहा है, ठीक है, सीता घर से स्कूल जा रही है। तो देखिए, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही हो तो अलग होने के अर्थ में देखिए, जब चूहा बिल से बाहर निकलेगा तो अलग ही तो हो रहा है ना बिल से। तो अलग होने के अर्थ में हम अपादान कारक के रूप में अपादान कारक को सही करेंगे, ठीक है। तो वहां पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, किन अर्थों में प्रयोग करते हैं ये भी समझ लीजिएगा। तो पहले जो अपादान कारक है, इसका चिन्ह क्या होता है? चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में। से अलग होने के अर्थ में हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना। अब देखिए, यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही हो तो वहां पर, ठीक है, अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। ध्रुवम अपाये अपादाने, ठीक है। तो इस सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा है घृणा। जहां पर भी आपको घृणा देखने को मिले वहां पर भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान की बात करते हैं तो संप्रदान का प्रयोग करते हैं के लिए के अर्थ में, ठीक है। के लिए के अर्थ में इसका जो कारक चिन्ह होता है के लिए होता है। संप्रदान का प्रयोग करते हैं के लिए के अर्थ में। जैसे मैं बोलता हूं कि राम को भोजन चाहिए, तो क्या होगा? राम के लिए भोजन चाहिए ना। तो राम के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। करण कारक की बात करते हैं तो के द्वारा जो इसका कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? के द्वारा के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि देखिए, राम पेन के द्वारा लिख रहा है, राम पेन से लिख रहा है, तो इसका जो चिन्ह होता है वो होता है से होता है। जैसे मैं बोलता हूं लेकिन के द्वारा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पहले समझिएगा, जो करण कारक है सीधा सीधा समझिएगा, जो करण कारक है उसका चिन्ह होता है से द्वारा, कारक चिन्ह क्या होता है? से। लेकिन जो के द्वारा के अर्थ में इसका किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार देखिए, जो अपादान कारक मैंने बताया था कि उसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से, लेकिन अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो समझिएगा। अब देखिए, करण कारक का उदाहरण से समझाता हूं मैं बोलता हूं कि राम कलम के द्वारा लिख रहा है या कलम से लिख रहा है,
तो किसके द्वारा लिख रहा है? कलम के द्वारा। तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। संबंध कारक की बात करते हैं तो इसके कारक चिन्ह होता है का, की, के और रा, री, रे। चलिए, तो यहां पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चूहा बिल से बाहर निकला में अपादान कारक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आज के जितने भी प्रश्न हैं बिल्कुल आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया प्रैक्टिस सेट है, तो बिल्कुल याद रखना है इसको। सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। कह रहा कि राम ने नरेश के साथ में मित्रता का निर्वाह किया, में भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। कह रहा कि राम होगा, सुरेश, निर्वाह या फिर मित्रता। देखिए आपको देखना है कि भाववाचक संज्ञा किसमें होगी। तो देखिए यहां पर बात करते हैं हम राम की, तो राम क्या हो जाएगा? यहां पर एक कर्ता है आपका, सुरेश भी कर्ता है भाई यहां पर, लेकिन कर्म के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, जो नरेश, सॉरी यहां पर सुरेश नहीं, यहां पर नरेश है। ठीक है, नरेश। तो नरेश क्या हो जाएगा आपका? वैसे तो ये कर्ता है लेकिन यहां पर कर्म के रूप में उपयोग किया गया है। अब देखिए निर्वाह क्या है आपका? क्रिया। निर्वाह करना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। और जो मित्रता हो जाएगा यही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि मित्रता क्या हो जाएगा? एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जहां पर आपको भाव की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है जिस भी शब्द में, तो वहां पर क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए जो संज्ञा है वो आपकी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। जो पहली होती है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक में क्या होगा? मैं बोलता हूं राम, श्याम, सुरेश, ये सभी क्या हो जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं बोलता हूं बकरी, चिड़िया। तो देखिए चिड़िया किसी एक चिड़िया के लिए नहीं है शब्द, ये चिड़िया सभी चिड़ियों के लिए है। वो जाति को डिनोट करती है। ठीक है, पूरी जाति को बताती है। मैं बोलता हूं भैंस, तो सभी भैंसों को, कोई किसी एक भैंस को नहीं बता रही। तो जितने भी देखिए पशु पक्षियों के नाम है वो सभी क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा होती है। तो इसको भी याद रखना है आपको। तीसरा यहां पर हो जाएगा, देखिए भाववाचक संज्ञा लगा लेते हैं, जहां पर भी आपको भाव देखने को मिल जाती है। मैं बोलता हूं मानवता, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चौथा है आपका पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे मैं बोलता हूं दूध, लोहा, ठीक है, चांदी, सोना, ये सभी क्या हो जाएंगी? पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएंगी। और जो अंतिम है वो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा भाई? जहां पर समूह आपको देखने को मिले, मैं बोलता हूं कि कोई सेना की टोली गुजर रही थी, तो वहां पर क्या होगा? आपकी समूहवाचक संज्ञा होगी। मैं कहता हूं बाजार, तो बाजार में क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। यदि समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा, बहुत मेहनत करने की पड़ती है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। कह रहा है कि श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या फिर श्रृंगार। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हमारा, जो शुद्ध श्रृंगार वाला शब्द होता है वो होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलिए इसमें बताने की कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए कह रहा है कि भाषा सिखाने का सही क्रम क्या बताना है। IMP लगा लीजिएगा इस प्रश्न में, कई बार पूछा जा चुका है। कह रहा है कि बोलना, श्रवण करना, पढ़ना या फिर लिखना। श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, पढ़ना, श्रवण करना या फिर लिखना। कह रहा है कि श्रवण करना, पढ़ना, बोलना या फिर लिखना। तो यहाँ पर बताना है कि आपको भाषाई कौशल या भाषा सीखने का सही क्रम क्या है। तो देखिए पहले समझिएगा, कमेंट कीजिएगा तब तक आप। देखिए जो भाषा सीखने का सही क्रम है, पहले आप क्या करोगे? भाषा को सुनोगे ना, ग्रहण करोगे पहले भाषा को, तभी तो बोल पाओगे। जब पढ़ोगे फिर इसके बाद लिखोगे। तो ये याद रखिएगा जो मैंने बताया है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको देखिए ट्रिक बताता हूँ। आपका जो क्रम है वो है शुभोपली, शुभोपली। तो सु से हो जाएगा पहले सुनना, ठीक है, सुनना हो जाएगा। वो से हो जाएगा आपका बोलना, पा से हो जाएगा पढ़ना और ला से हो जाएगा लिखना। आप कभी भी गलत नहीं करोगे, इस ट्रिक को याद रखना है।
तो जिस भी यहाँ पर छाटिएगा क्या होगा, पहले हमारा है सुनना, बिल्कुल यहाँ पर दिया गया, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए बहुत ही इंपोर्टेंट रसों से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। कह रहा है कि विभाव कहलाता है, अनभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। बिल्कुल, तो कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या होगा। यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है इस प्रश्न को, बहुत ही इंपोर्टेंट है। बिल्कुल देखिए पूछे जाने के चांस बनेंगे, तो यहां पर समझिएगा। कह रहा है कि रसों को उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। ऑप्शन यहां पर पहला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो विभाव है वो रसों को उद्दीप्त करने वाली सामग्री है। अब देखिए यहां पर समझिएगा कि विभाव यदि आपसे पूछता है कि विभाव के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखना है जो विभाव है, विभाव के दो प्रकार होते हैं, एक तो आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन और आलंबन। अनभाव की बात आती है तो अनभाव आपके 4 प्रकार के होते हैं। स्थायी भाव, देखिए यदि आपको रस मालूम है तो आपको स्थायी भाव भी मालूम हो जाएगा कि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए क्योंकि प्रत्येक रस के साथ में एक उसका स्थायी भाव जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि क्रोध, मैं बोलता हूं कि आपका एक रस है वीर, तो वीर के साथ में क्या जुड़ा है स्थायी भाव, उत्साह जुड़ा है, ठीक है। करुणा के साथ में जो शोक जुड़ा है। तो यहां पर देखिए स्थायी भाव की बात करते हैं कि स्थायी भाव के साथ में कितने रस जुड़े हुए हैं, 9 रस जुड़े हुए, तो 9 रस हैं तो 9 ही स्थायी भाव हैं। चलिए संचारी भाव की बात करते हैं, तो देखिए कुल संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखिए पंक्ति दी गई है, कह रहा है कि बाल धी विशाल विकराल ज्वाल मानो जाल मानो और लंक लिविदे को काल रसना पसारी है। तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलंकार से संबंधित प्रश्न है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या होगा, कमेंट करते चलिएगा भाई, ठीक है। तो कह रहा है देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि उपमा और रूपक अलंकार होगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यमक और श्लेष होगा, या फिर उत्प्रेक्षा और अनुप्रास होगा, या फिर अनुप्रास और यमक अलंकार होगा। तो देखिए पहले पंक्ति को समझिएगा। पंक्ति में देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक बा ए आ रहा है, दूसरा बा आ रहा है, तीसरा बा आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जिस भी पंक्तियों में यदि किसी वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। यदि किसी शब्द की वर्ण की आपको बार बार पुनरावृत्ति देखने को मिलती है, कोई बार बार वर्ण आ रहा है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अब एक तो हमने देख लिया तो अनुप्रास, अब यहां पर 2 ऑप्शन में आ गया, एक तो तीसरा है और चौथे में अनुप्रास है। अब देखना है कि यहां पर कौन सा है। देखिए यहां पर कह रहा है कि बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीब, तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है शब्द मानो। तो जहां पर भी मनहु, मानो, जनहु जानो, इस प्रकार के शब्द यदि आपको देखने को मिलते हैं किसी भी पंक्ति में, तो वहां पर कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो देखिए जिस भी पंक्ति में उत्प्रेक्षा हो और अनुप्रास हो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहां पर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पर एक और समझ लीजिएगा आप, यमक और श्लेष, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे यहाँ पर यमक और श्लेष अलंकार में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए दोनों लगभग समान है। देखिए जो श्लेष है इसको सीधे अर्थों में समझिएगा। श्लेष का अर्थ होता है क्या, चिपकना। चिपकना होता है तो मान लीजिए किसी शब्द से जब कई सारे अर्थ निकल रहे हो तो वहां पर क्या अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। मान लीजिए श्लेष क्या है, आपका एक चुंबक है और उसके पास में यदि आप 10 लोहे के टुकड़े भी रख दें तो वो सभी चिपक जाएंगे। इसी प्रकार से जो श्लेष अलंकार है उसमें क्या है कि एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे होंगे। शब्द तो एक ही बार आया होगा उस पंक्ति में, लेकिन उसके कई सारे अर्थ निकल रहे होंगे, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। यमक की बात करते हैं तो जब कोई शब्द एक से अधिक बार आया हुआ हो और उसके अर्थ, प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न निकल रहा हो, तो वहां पर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। दूसरा कह रहा है कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। और तीसरा कह रहा है कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदे। तो कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दूसरे के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए देखिए एक बिंदी के मात्र से यहाँ पर अंतर आ रहा है, तो आपको ध्यान से समझना है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न दोहरा दिया गया है। चलिए इसको हमने क्या लगाया था आंसर, ऑप्शन यहाँ पर पहले के साथ में सही आंसर चला जाएगा कि रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री को क्या कहते हैं, विभाव बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए कह रहा है कि चौमासा में समास बताना है आपको। देखिए मेरा कोई यहाँ पर ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊँ। मेरा उद्देश्य यहाँ पर है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर समझा सकूं, ठीक है। नहीं तो जो प्रैक्टिस सेट लिया है वो तो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा भाई मेरे। तो ये आपको लिए यार मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए यदि आपके दोस्त तैयारी कर रहे हो, कोई रिलेशन में तैयारी कर रहा हो, तो उनको इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको सभी चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर करके जाइएगा, ये मोटिवेशन देता है भाई मेरे को, ठीक है, जितना आप लाइक करेंगे वीडियो। चलिए कह रहा है कि देखिए चौमासा में समास बताना है आपको। कह रहा है कि द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो देखिए आपको यदि समास देखना है तो आप जब तक विग्रह करना नहीं आएगा आपको, तब तक आप समास नहीं देख सकते। तो समास देखने के लिए पहले विग्रह तो कर। तो विग्रह क्या है, देखिए चौमासा का विग्रह कीजिएगा पहले। कह रहा है कि देखिए चार माहों का समूह को क्या बोलते हैं, चौमासा। 4 माहों का समूह, महीनों का समूह, ठीक है। तो 4 माहों का समूह, देखिए आपने सुना है बारिश होती है ना यार चौमासा में, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, इसको क्या बोलते हैं, चौमासा बोलते हैं। तो 4 महीनों के समूह को चौमासा बोलेंगे हम। तो देखिए किसी भी यदि समास में आपको पहला पद यदि संख्यावाची नजर आता है तो वहां पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन पहले के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। अब यहां पर आपको एक अपवाद समझना है। कई बार आपको देखिए फंसाने के लिए आपको दे देगा, मैं बोलता हूं चतुर्गंगा या द्विगंगा। तो देखिए किसी भी नदी शब्द के पहले यदि आपको संख्यावाची, ये अपवाद है पहले समझिएगा, मैं बोलता हूं द्विगंगा द्विगंगा। तो यदि किसी भी आपको नदी शब्द के पहले यदि संख्यावाची शब्द आपको देखने को मिलता है तो वहां पर आप द्विगु समास नहीं लगाएंगे, वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास ये आपका संस्कृत में पूछा जाता है ज्यादातर, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम में संस्कृत भी पूछा जाएगा भाई, समझिएगा इसको। और समास से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इसको याद रखना है। देखिए द्विगंगा, मैं बोलता हूं चतुर्यमुना। तो देखिए याद रखिएगा यदि आपको किसी भी नदी शब्द, मान लीजिए गंगा दिया गया है, तो उसके पहले देखिए जो हमारा संख्यावाची पद है वो है द्वि, तो वहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। वहां पर आप द्विगु मत लगाइएगा। देखिए कर्मधारा को समझते हैं, जब भी किसी समास में आपको विशेषण विशेष देखने को मिलता है, उपमा देखने को मिलती है, किसी की तुलना की गई हो, तो वहां पर समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारा समास हो जाएगा। द्वंद्व की बात करते हैं तो देखिए माता पिता, याद रखना है बीच में डैश मिले आपको देखने को ये, ठीक है, तो वहां पर आप द्वंद्व समास लगा दीजिएगा, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। और चौथा दिया गया है तत्पुरुष समास, यदि उत्तर पद किसी को में आपको प्रधान दिखता है तो वहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि लेखन से संबंधित नहीं है। बिल्कुल कमेंट कीजिएगा क्या नहीं है संबंधित लेखन से। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बैठने का उचित ढंग, दूसरा कह रहा है शुद्ध उच्चारण, और तीसरा है लेखनी पकड़ने का ढंग, चौथा कह रहा है कि आंखों से कागज की दूरी। तो देखिए जो लेखन से संबंधित क्या है पहले तो समझिएगा, बैठने का उचित तरीका होना चाहिए, ठीक है, लेखनी पकड़ने का तरीका होना चाहिए,
आंखों से कागज की दूरी कितनी होनी चाहिए, इसको भी याद रखना है आपको। तो जो लेखन से संबंधित नहीं है वो क्या है, शुद्ध उच्चारण। किससे संबंधित है, पढ़ने से। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो आंखों से कागज की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, कुल 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सॉरी 12 इंच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 12 इंच तक, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बाल कृष्ण भट्ट। तो देखिए भारत, यहाँ पर पहले समझिएगा, तब तक आप कमेंट कीजिएगा। भारत तेंदु हरिश्चंद्र की बात आती है तो देखिए भारत दुर्दशा बहुत ही फेमस रचना है इनकी, भारत दुर्दशा, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, महावीर प्रसाद की यदि बात आती है तो इनको याद रखना है। यदि आपसे पूछता है कि द्विवेदी योग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, किस कवि के नाम पर किया गया है, तो याद रखना है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। बाल कृष्ण भट्ट की बहुत ही इंपोर्टेंट रचना है, इसको याद रखिएगा, 100 अजान 100 जान, बहुत इंपोर्टेंट उपन्यास है बाल कृष्ण भट्ट का। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, तो सरदार पूर्ण सिंह, यहां पर ऑप्शन दूसरे के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए कह रहा है कि मेरा घर इसी शहर में है, आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर प्रमाण बोधक विशेषण। तो कमेंट कीजिएगा। देखिए विशेषण को समझते हैं तो देखिए जो विशेषण है आपके कुल 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा हो जाएगा संख्यावाचक और जो चौथा प्रकार हो जाएगा वो प्रमाणवाचक विशेषण। तो आपको बताना है, कह रहा है कि मेरा घर इसी शहर में है। तो देखिए जो इसी शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है वो क्या है, आपका एक सर्वनाम है, सर्वनाम है। तो यहां पर देखिए कौन सा विशेषण हो जाएगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो देखिए काली, गोरा, पतला, मोटा, यदि इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पर कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। जैसे मैं बोलता हूं कि राम की किताब बड़ी है, या फिर राम के कपड़े कैसे हैं, काले हैं, राहुल देखने में गोरा है। तो यदि आपको गुण जहां पर देखने को दिखाई दें, या फिर मैं बोलता हूं कि राम बहुत बुद्धिमान है, तो वहां पर कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। देखिए गुणवाचक विशेषण, अब देखिए विशेषण पहले होते क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। जो देखिए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो जो काला होना है वो किसकी विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है ना, कि राम काला है। चलिए अगला है, कह रहा है कि संख्यावाचक, मैं बोलता हूं कि राम के पास 5 किताबें हैं या 5 पेन हैं, तो देखिए जहां पर भी संख्या आपको देखने को मिले वहां पर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। प्रमाण की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि 2 किलो गेहूं लेकर आओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रमाणवाचक, जहां पर भी आपको प्रमाण देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कौन सा है। कह रहा है कि रात है, बात है, गीत है या प्रमाद है। तो देखिए जब भी आपको स्त्रीलिंग देखना है या पुल्लिंग देखना है तो किस प्रकार से आप देखेंगे, आप वाक्य प्रयोग करके देखिएगा। यदि आपको वाक्य प्रयोग करना आता है तो आप बिल्कुल सही तरीके से इसको देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको देखने को। कोई भी शब्द दिया गया है उसका वाक्य प्रयोग करके देखिएगा। मैं बोलता हूं रात, तो रात क्या हो गई, बोलते हैं ना रात हो गई, तो आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, हो गई स्त्रीलिंग है। कहते हैं कि बात करनी चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो कह रहा है कि गीत क्या करना चाहिए, गाना चाहिए, गीत गाना चाहिए। तो यहां पर देखिए ऑप्शन यहां पर तीसरा, या फिर बोलते हैं गीत उस राहुल ने गीत गाया, नहीं ये नहीं, गीत क्या करना चाहिए, गाना चाहिए। तो यहां पर देखिए ऑप्शन तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो पुल्लिंग शब्द है आपका क्या हो जाएगा, गीत। चलिए अगला प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि आंख एक नहीं कजरोटा 10-10। तो देखिए लोकोक्ति दी गई है, कह रहा है कि जो लोकोक्ति दी गई है इसका अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन पहला कह रहा है व्यर्थ आडंबर, या फिर आंख में काजल लगाना, आंख की देखभाल करना, या फिर लाइलाज बीमारी। तो देखिए कह रहा है कि आंख एक नहीं और कजरोटा 10-10। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला सही आंसर हो जाएगा कि व्यर्थ आडंबर। भाई जब आंख ही नहीं है तो कजरोटा क्या, जब आंख ही नहीं है तो कजरोटा क्या, तो इसको क्या बोलेंगे, व्यर्थ आडंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने अपने तरीके से बिल्कुल दम लगा दी है आपके लिए कि जितना हो सके आपको समझ में आए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।